पैसे कीमती वोट डालने जाते हो, एक बार नहीं सोचते जिसको वोट दे रहे हैं चुनाव के बाद ठंडा मिलेगा नहीं मिलेगा, आपके किसी मसले में आपके साथ खड़ा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आपके आवाज उठाएगा नहीं उठाएगा, इसको कहीं ढूंढ लोगे नहीं ढूंढ लोगे, या आपकी मदद करेगा नहीं करेगा। बस आंख बंद करके जाति धर्म के नाम पर वोट देके आते हो और फिर कहते हो बदलाव नहीं। तो बदलाव तब होगा जब पहले आप खुद को बदलोगे। इन झंडों के चक्कर को छोड़ो, इस बार 5 तारीख को जब वोट डालने जाओ, एक एक वोट आंखें खोल के, आंखें बंद करके नहीं, आंखें खोल के, क्योंकि अगर आंखें बंद की तो कोई और बटन दब जाएगा। आंखें खोल के, सोच समझ के केतली का बटन दबा देना और अपनी समस्याओं की लड़ाई लड़ने की जिम्मेदारी मेरे और डॉक्टर नियाज साहब और आजाद समाज पार्टी की आर्मी के भरोसे छोड़ देना। फिर आप देखना, आपको पता लगेगा आपने क्या किया। जो आज भाई नियाज मलिक जी के चुनाव प्रचार में इस किराड़ी विधानसभा में पार्टी के आदेश पर मुझे आने का मौका मिला है। इसके लिए मैं डॉक्टर मलिक नियाज साहब का, हमारी विधानसभा जिले प्रदेश की कमेटी का और इस कार्यक्रम को आगे मत ऑर्गेनाइज करने में जिन साथियों ने बहुत मेहनत की, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इस मंच पर उपस्थित हमारी पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण और इस क्षेत्र के सभी सम्मानित क्षेत्रवासियों, मेरे साथ चल के आए, आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि प्रदेश और देश में नहीं, विदेशों में भी आपकी पार्टी को प्रेम करने वाले, आपकी पार्टी का प्रचार करने वाले, आपकी पार्टी के लिए अच्छी भावना रखने वाले लोग पूरे देश दुनिया में हैं। मेरे साथ ऑस्ट्रिया से चलकर आए भाई नरेश जस्सल जी, जो सिर्फ पार्टी का प्रचार करने के लिए ऑस्ट्रिया, वहां 7 समंदर पार से यहाँ आए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारी पार्टी के सभी नेतागण जो यहाँ मेहनत कर रहे हैं और इस उम्मीद से मेहनत कर रहे हैं कि जनता का आशीर्वाद प्राप्त करके जहाँ दूसरे लोग राजनीति को व्यापार की तरह प्रयोग कर रहे हैं, वहां वो जनता की सेवा करने का काम करेंगे। ऐसे सभी अपने साथियों का धन्यवाद करता हूँ। किराड़ी विधानसभा की मान जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यहाँ उपस्थित हमारी माताएं, बहनें, नौजवान साथी और सम्मानित बुजुर्गों, अपनी बात को शुरू करते हुए मैं सभी धर्मों में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। आज किराड़ी विधानसभा में जब मैं अपनी बात को रख रहा हूं तो मैं अपने सम्मानित प्रत्याशी को सुन रहा था। मैंने उनसे ये भी पूछा कि यहाँ की मुख्य समस्याएं क्या हैं, जिन समस्याओं से जनता दिन रात परेशान रहती है। उन्होंने मुझे कई परेशानियां बताई। उनको जानने के बाद मुझे ऐसा लगा कि वास्तविकता में वो यहाँ धरातल पे काम करते हैं, इस वजह से उनको हर तरह की परेशानियों की जानकारी है। मैं इसलिए आपसे अपील करता हूं कि आप डॉक्टर नियाज को अपना प्रत्याशी न माने, आप डॉक्टर नियाज को अपना भाई, अपना हमदर्द, अपना साथी और अपनी समस्याओं को हल करने वाला अपना भाई मान के जो है उनके साथ खड़े हो जाएं, तभी जाके बदलाव हो सकता है। मेरे दाहिनी तरफ हमारे मिशनरी कलाकार भाई मंजीत सिंह जी भी यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने भी आपको अच्छे अच्छे मिशनरी गाने सुनाकर आपका सम्मान किया होगा। वो बड़े चंचल स्वभाव के हैं, महफिल को जमाने में बहुत जोर लगाते हैं। मैं पिछले लंबे समय से उनको देख रहा हूं। सम्मानित साथियों, अब हम विधानसभा चुनाव पे चर्चा करेंगे। ये विधानसभा चुनाव क्यों होते हैं और 5 साल में ही क्यों होते हैं, और इन चुनाव में अगर ये वोट का अधिकार चंद लोगों के पास रहता तो क्या होता, और आपके लाभ आप सब पर आया है मालिक लोगों पे, तो क्या होना चाहिए, और ये वोट कहां से मिली और इस वोट का कैसे प्रयोग करना है। जब तक इन सब बातों को आप नहीं समझोगे तब तक मुझे नहीं लगता कि आप अपनी वोट का सही फैसला ले पाओगे। आज आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ हो तो याद कीजिए, कल हम इस देश में गणतंत्र दिवस मना रहे थे कि हम लोग
गणतंत्र दिवस का सम्मान समारोह पर्व के रूप में मना रहे थे। यही दिल्ली में परेड हो रही थी। मैं अपने क्षेत्र में परेड के बाद गया, वहां की समस्याओं को जानने के लिए फिर रात में सफर करके लौटा कि मुझे नियाज भाई के यहाँ जाना है। एक दिल्ली वो है जिसको हम लोकसभा के आसपास देखते हैं, संसद के आसपास देखते हैं। वो दिल्ली जहां चौराहे पे देश का जवान खड़ा हुआ है सुरक्षा के लिए। वो दिल्ली जहां पार्क है, जहां साफ सफाई की व्यवस्था है, जिनकी सड़कों पे निकल के ऐसा लगता है कि हम भारत में नहीं विदेश में, इतना विकास हुआ कि हम विदेश में हैं। एक वो दिल्ली है जहां शाम के समय टैंकरों से पेड़ों को, फूलों को पानी दिया जाता है, साफ सफाई होती है और तमाम तरह की व्यवस्था होती है, चाक चौबंद है। और एक दिल्ली ये दिल्ली है जिस दिल्ली को देख के लगता है कि हम दिल्ली में नहीं हैं, क्योंकि दिल्ली तो बड़े दिल वालों की है, लेकिन यहाँ आते आते तो सरकार का दिल बड़ा छोटा हो जाता है। क्या तो आप में कमी है या सरकार में कमी है? आपको मुझको समझना पड़ेगा। एक में तो कमी है, तो मैं आपको नहीं मान सकता जो लोग इस देश में टैक्स देकर लोगों का पेट भरते हैं। मुझे भी तनख्वाह आपके टैक्स के पैसे से मिलती है और यहाँ खड़े हमारे अर्धसैनिक बलों को और हमारे पुलिस के जवानों को भी तनख्वाह आपके टैक्स के पैसे से मिलती है। तो आप तो मालिक हैं, आप गलत नहीं हो सकते। वो सरकारें गलत है जो वोट तो आपसे लेती है लेकिन काम पैसे वालों का करती है। क्योंकि अगर वो सरकारें अच्छी होती तो आज आपको इसमें अपना काम छोड़ के मेरी तरफ, भाई नियाज की तरफ आंखें फैला के नहीं देखना पड़ता, उम्मीद से नहीं देखना पड़ता कि हमारे यहाँ बदलाव की जरूरत है। सम्मानित साथियों, इस देश में वोट का अधिकार सबको नहीं था। इस देश में राजतंत्र था, राजा महाराजा राज करते थे और जो रानी के पेट से जन्म लेता था उसके माथे पर लिखा होता था कि ये राज करेगा, ये राजा बनेगा। लेकिन एक समय ऐसा आया, आजादी का संघर्ष स्टार्ट हुआ, आजादी के संघर्ष में सब लोगों ने बलिदान दिया और एक समय ऐसा आया कि अंग्रेजों के पैर उखड़ गए। अंग्रेज जाने लगे तो कहने लगे कि चलो देश तो आजाद मांग रहे हो, देश आजाद हो भी जाएगा, लेकिन चलाओगे कैसे? कैसे चलाओगे? क्या तरीका चलाने का? हर आदमी तक सुख सुविधा कैसे पहुंचाओगे? तो सबने देखा कि ये तो वाकई में कठिन काम है। इसके लिए देश विदेश में जाया गया, हर आदमी से बात की गई, बहुत सरकारों से बात हुई कि देश कैसे चलेगा। अंत में एक दरवाजा खटखटाया गया, वो दरवाजा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का था। जब उस दरवाजे को खटखटाया गया और ये पूछा गया कि देश कैसे चलेगा, उन्होंने कहा इस देश का संविधान लिखा जाएगा, वो संविधान सुनिश्चित करेगा कि गणतंत्र का मतलब ये होता है कि जनता द्वारा जनता का शासन, जनता जिसको चाहेगी कुर्सी पे बिठा देगी और जिसको चाहेगी जमीन पे पटक देगी। जनता का राज होगा, जनता के हित की बात होगी, कोई एक समानता नहीं होगी, न सामाजिक रूप से, न आर्थिक रूप से, न राजनीतिक रूप से, न धार्मिक रूप से, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, सब बराबर होंगे। सबको पढ़ने का, लिखने का, नौकरी करने का, रोजगार करने का, आगे बढ़ने का, मुख्य धारा में आने का और सब जगह घूमने का अवसर और आजादी प्राप्त होगी। तो उन्होंने कहा फिर ये ऐसा है कि उसके लिए कमेटी बनेगी, ड्राफ्टिंग कमेटी एक सीमित समय में तैयार करेगी भारत के संविधान को। और 2 साल 11 महीने 18 दिन बाद वो संविधान बन के तैयार हुआ। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ, तोमर साहब, जब मैं सुनता हूँ गणतंत्र के कार्यक्रम को, तो वो कहते हैं आज हम आजाद हुए थे। मैंने दिल्ली में भी मीडिया को सुना, मीडिया वाले पूछते आज क्या दिन है, लोग कहते हैं आजादी का जश्न मना रहे हैं। इसका मतलब हमारे यहाँ के लोग भोले हैं या जानबूझ के उनको भोला बनाया गया है कि वो भोले और बेवकूफ बने रहे जो अपने अधिकार और अपने कर्तव्यों को ना जान पाए। आजादी 15 अगस्त को मिली थी और संविधान लागू हुआ 26 जनवरी को। वो 1947 था और ये 1950 है था, जिस 1950 में सुनिश्चित किया कि रानी के पेट से राजा जन्म नहीं लेगा। राजा वो होगा जिसको जनता चुन के भेजेगी, जिसको वोट की ताकत से बनाएगी। और इतनी शक्ति दी आपके हाथ में, इतनी शक्ति कि आज चुनाव के समय बड़े बड़े कुर्ते वाले, बड़े बड़े कोट पैंट वाले, बड़े बड़े महलों वाले झुग्गी झोपड़े वालों की बस्तियों में आते हैं, माओ के पैर छूते हैं, बहनों का हाथ पकड़ते हैं, बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते हैं और ये कहते हैं नियाज साहब कि मेरे सर में हाथ रख दो, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका भाई हूँ, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपकी तकदीर बदल दूंगा। ऐसी मीठी मीठी बातें करके आपको गुमराह करने का काम करते हैं। ये क्यों करते हैं आपको पता है? अगर आज आपकी गलियों में
बड़े बड़े नेता घूमेंगे, उनकी गाड़ियां घूमेंगी, बड़े बड़े नारे होंगे, आपकी पूछताछ होगी, आपकी गलियों तक लोग आएंगे। ये क्योंकि इलेक्शन आया है और आपकी उंगली में वोट है। इस वोट की शक्ति से सुनिश्चित हुआ कि जनता के पास जाना पड़ेगा। भले ही 4 साल 10 महीने घर बैठ जाओ, लेकिन 2 महीने तो जनता के बीच में जाना पड़ेगा। अब वो लोग जो 4 साल 2 महीने घरों में छिपे रहते हैं, वो इन 2 महीने में आपके बीच आते हैं और उसके बाद 5, 4 साल 10 महीने आपको दिया लेके, लैंटर्न लेके, मोमबत्ती लेके उनको ढूंढना पड़ता है कि वो नेताजी कहां गए जो हमारी तकदीर बदलना चाहते हैं। ईमानदारी की बात करते हुए लोग जेलों के रास्ते उन्होंने छोटे कर दिए। जिन्होंने कहा था आपकी गरीबी मिटा देंगे, उनके बड़े बड़े महल बन गए, लेकिन जनता जो गितू है। मैं तो बस आपसे कहने आया हूं कि ये वोट आपका हथियार है। इस हथियार का अगर आपने सही प्रयोग किया तो आपकी समस्याओं का हल होगा, और अगर गलत प्रयोग किया, गलत प्रयोग कैसे आप महसूस करो। लोकतंत्र ने सुनिश्चित किया था कि जनता जिसको चाहेगी उसको चुनेगी, और जब ये लोकतंत्र शुरू हुआ तो पहले सीपी सिंह जी लोग आते थे। आपको गांव की कहावत के तौर पे याद दिलाता हूं, क्योंकि दिल्ली में तो बहुत सारे लोग आके बसे हैं, वो जानते हैं कि गांव में लोग आते थे। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मैं झोला उठा के चल दूंगा, वो झोला लेके आते थे। ठेकेदारों से पूछते थे कि कौन कौन सी वोट ऐसी है जिसको खरीदा जा सकता है। ठेकेदार बताता था कि ये गरीब लोग हैं, ये वोट की वैल्यू नहीं समझते, इनको पैसा देकर इनकी वोट को खरीदा जा सकता है। तो चुनाव से 2-3 दिन पहले वोट खरीदने का काम होता था और उस वोट को खरीद के लोग कुर्सी पे बैठ जाते थे। ये काम तो पुराने समय में होता था, अब तो इसका तरीका बदल गया है। वो गैर कानूनी था, अब इसको कानूनी कर लिया है। कानूनी ये है कि चुनाव के समय कोई कहता है 2500 रुपए देंगे, कोई कहता है 2100 रुपए देंगे, कोई 1100 रुपए दे भी देता है, कोई 3000 देने की बात करता है। ये वोट की, ये लोकतंत्र नहीं है, ये पैसे द्वारा वोट की खरीदारी है। वो आपकी वोट को एक बार खरीद लेंगे और अगले 5 साल तक आपको रोने के लिए मजबूर कर देंगे। ये वोट की खरीदारी है। जो पहले गैर कानूनी था उसको कानूनी बना दिया है। लेकिन जनता ही क्या करे, उनकी जेब में पैसा नहीं है, बच्चों के लिए पैसे की जरूरत है, घर चलाने के लिए पैसे की जरूरत है। उनको लगता है और तो कोई कुछ भी नहीं देता, तो ये पैसे ही मिल रहे, ये कौन सी बहुत बुरी बात है, तो पैसा ही ले लो। लेकिन ऐसा नहीं है, सब लोग ऐसे नहीं है, सब लोग ऐसी राजनीति नहीं करते। ये चंद लोग हैं जिनके पास वोट नहीं है, जिनकी संख्या कम है, वो पैसे के आधार पर आपकी वोट को लेना चाहते हैं। मगर यहाँ दूसरी तरफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज और मान्यवर काशीराम साहब, मान्यवर दीना भाना साहब, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के सिद्धांतों को हम लोग मानने वाले लोग, महामना रामसु वर्मा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जगह कपूरी ठाकुर, इन महापुरुषों के सिद्धांतों को मानने वाले हम लोग जो जनता को जगाने निकले हैं, जन जागरण करने निकले हैं कि लोगों को समझाए कि ये वोट आपका हथियार है और हथियार को कभी किसी को ना बेचते ना गिरवी रखते। हथियार का सही प्रयोग करना चाहिए, और प्रयोग ये है कि जब हथियार का प्रयोग करने का मतलब आए तो वार इतना जोरदार होना चाहिए कि दुश्मन की धज्जियां उड़ जाए और आपकी ताकत बन जाए। इस बार आपके पास चुनाव में मौका आ गया है, जहां तमाम पैसे वाले लोग आएंगे, वहां आपके बीच आपके क्षेत्र के भाई डॉक्टर नियाज साहब भी हैं। मलिक नियाज साहब जो क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं, जो परेशान है कि यहाँ का मकान खस्ता जा रहा है, जो परेशान है यहाँ पानी की समस्या से, जो परेशान है यहाँ की गंदगी की समस्या से, जो परेशान है यहाँ की टूटी हुई सड़कों की समस्या से, जो परेशान है आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है, जो परेशान है सुरक्षा का माहौल नहीं है। 3 चीजें बहुत जरूरी है, पहली शिक्षा, दूसरी चिकित्सा और तीसरी सुरक्षा। अगर ये सरकार ये 3 चीज आसानी से लोगों को नहीं दे सकती है तो मान लेना कि सरकार आपकी नहीं है। मैं तो बस आपको जगाने आया हूँ। हमारी बहनें बैठी हैं, मैं देश भर में घूमता हूँ, हाल बड़े खराब है। 5 साल में एक बार मौका मिलता है, गलत बटन दबा दिया तो 5 साल तक पछताना पड़ेगा, सही बटन दबा दिया तो 5 साल तक खुशहाली आएगी, आपके क्षेत्र की दिशा और दशा दोनों बदल जाएंगी। मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ, भाई नियाज के लिए नहीं, आपके लिए, कि आप अपने और अपने बच्चों के बारे में सोचो। कब तक ठगे जाते रहोगे, कब तक लोगों की बातों में आते रहोगे। लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, फिर ढूंढे नहीं मिलते। वहीं डॉक्टर नियाज आपके बीच के आदमी हैं, आपके बीच में रहते हैं, आपकी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, आपकी आवाज बनना चाहते हैं। जब मैं जीत के गया
लोग मुझसे कहते थे अकेला चंद्रशेखर क्या करेगा, पार्लियामेंट में बोल भी नहीं पाएगा। मैंने उनसे कहा था कि मैं सदगुरु रविदास जी महाराज का वंशज हूँ, सदगुरु रविदास जी महाराज का खून मेरी रगों में दौड़ता है, बहुजन महापुरुषों का खून मेरी रगों में दौड़ता है। अकेला चंद्रशेखर आजाद अगर सरकार के नाकों नाक से चलेना चबा दिए तब आप मुझे कहना अकेला चंद्रशेखर आजाद पार्लियामेंट में पूरी सरकार के सामने कोई भी घटना कहीं की भी हो सीना तान के आंख से आंख मिलाकर अपनी बात को उठाता है और कोशिश करता है कि आपकी एक भी समस्या ऐसी ना बचे जिसमें काम ना हो। और मेरी लोकसभा की बात आप पता करा के देखना, कल तक हमारे लोग दफ्तरों के बाहर लाइन लगाते थे, आज अधिकारी हमारे लोगों के घरों के बाहर लाइन लगाते हैं कि बताइए सांसद जी ने काम कहा था, आगे हमें फिर पूछेंगे, डांटेंगे, पूछेंगे काम क्यों नहीं हुआ, आप हमें बताइए कि आपका क्या काम है। जहां काम नहीं होता वहां अधिकारियों को उनकी दशा दिशा दिखाने के लिए हम लोग लेके जाते हैं कि चलो जाके देखो। क्यों? आपको ये बताना जरूरी है कि ना मैं आपका मालिक हूं ना अधिकारी आपके मालिक हैं, हम आपके नौकर हैं। आपने हमें वोट दी है, आप हमें तनख्वाह देते हैं, आप टैक्स देते हैं, उससे हमें तनख्वाह मिलती है। आपकी सेवा करना हमारी जिम्मेदारी है, आपकी आवाज में खड़े होना हमारी जिम्मेदारी है, आपकी आवाज बनना हमारी जिम्मेदारी है, आपकी समस्या का हल करना हमारी ड्यूटी है और अपनी ड्यूटी को करना हम पे आता है। जैसे आपने मुझे वहां ताकत दी, ऐसे अगर आप यहाँ ताकत देंगे तो यही बदलाव आपको यहाँ किराड़ी में भी देखने को मिलेगा। मैं किसी को बुरा नहीं कहता कि कांग्रेस ने क्या किया, भाजपा क्या कर रही है, आम आदमी पार्टी क्या कर रही है। आप अपने आप से पूछो कि आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन हुआ, क्या आपकी जेब कटनी बंद हुई है, क्या प्राइवेट स्कूलों में जो बहुत बड़ी बातें की जाती है, क्या आपके बच्चे सबके सरकारी स्कूल में पढ़ पा रहे हैं, क्या सरकारी स्कूलों में उस तरह की पढ़ाई मिल रही है, क्या अच्छे अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था अब आपके लिए मुफ्त हो गई है, क्या अस्पतालों में अच्छा इलाज मिल रहा है, डॉक्टर है या नहीं है। ये सब हवाबाजी दावे हैं, मैं इनको बखूबी जानता हूं, मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं बहुत कुछ करना है। दिल्ली जो देश का दिल है इसको सुंदर बनाना, उससे भी पहले आपके घरों को सुंदर बनाना। सरकार ने कहा और मेरे आज भी याद है, दोनों पार्टियों ने बड़ी बड़ी रैली की थी 2020 में कि सारी कच्ची कॉलोनियां पक्की कर देंगे, सबको पक्का मकान देंगे, सबको रजिस्ट्री देंगे। आप हाथ उठा के बताओ क्या वाकई में रजिस्ट्री मिल पाई? इनका बस चले। ये वो बस्तियां हैं जहां कभी खंडर हुआ करते थे, आपने मेहनत कर करके सींच के आज इनको महल बना दिए हैं। ये सरकार की आंखों में चुभ रहे हैं, ये जमीन सरकार आपसे छीनना चाहती है। इसलिए जो लोग 70-70 साल से बसे हुए हैं आज उनको उजाड़ने के लिए नए नए कानून बनाए जा रहे हैं। हम इस सरकार को जानते हैं। आज कोई खुशहाल नहीं, न कर्मचारी, न अधिकारी, न जनता। कर्मचारी परेशान है, पुरानी पेंशन पे सरकार का स्टैंड नहीं है। 8वां वेतन आयोग चिल्लाते चिल्लाते मुझे पार्लियामेंट में लेटर लिखते एक दिन, बहुत दिन हो गए, दिल्ली का इलेक्शन आया, केंद्रीय कर्मचारी ज्यादा है, 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी। मैं तो समझता हूं सरकार को कि सरकार कौन सी चीज कहां करती है। हमें बांटने के लिए वर्गीकरण का फॉर्मूला वहां लागू करा दिया था। मैं सरकार को समझता हूं, सरकार हमें डिवाइड करने के लिए बहुत कुछ करेगी, लेकिन जनता अगर सतर्क हो जाए, जनता अगर समझदार हो जाए, जनता अगर फैसले ले ले और जनता चिंतन करने लगे तो वो दिन दूर नहीं कि ऐसे लोग जो आपसे वोट अपने लिए लेते हैं, बातें आपकी करते हैं, काम अपना करते हैं, ऐसे लोगों को एमसीडी का चुनाव भी जो है जीतने का अवसर नहीं मिलेगा अगर आपने समझदारी दिखा ली। पहले तो आम आदमी कहती थी एमसीडी हमारे पास नहीं है, अब तो एमसीडी भी आपके पास है। बताओ आपने क्या बदलाव किया? क्या सफाई कर्मचारियों को पक्की नौकरी दी आपने? नहीं। क्या 7,000, 9,000, 11,000, 13,000 में आज भी हमारा सफाई कर्मचारी सिविल में उतरता नहीं उतरता है? क्या आप में सफाई कर्मचारी संख्या पर्याप्त है? नहीं है आपके पास। आपके पास कुछ नहीं है सिवाय झूठ के। भाजपा, आम आदमी पार्टी और तमाम पार्टियां झूठ के ऊपर खड़ी है। इनके झूठ को कुचलने के लिए आप पे कोई हथियार नहीं है। और मुझे कहने में बड़ा गुरेज है, लेकिन ये भी जान लो, आप 20 रुपए का सामान खरीदोगे, सामान अच्छा नहीं है तो दुकानदार के पास वापस जा कहोगे सामान पकड़, तेरा सामान अच्छा नहीं है, जो सामान पे लिखा हुआ था वो माल पूरा नहीं था, हम ये इतना सामान रख, हमारे पैसे दे। क्या कर लेते हो? नहीं कर लेते हो? अगर 20 रुपए का 100 रुपए का सामान खरीदोगे, सामान में जो लिखा था नहीं मिलेगा तो वापस करोगे नहीं करोगे? जाके करते हो नहीं करते हो? अगर नहीं दुकानदार वो करेगा तो कोर्ट जाने का अधिकार है। लेकिन अगर आपसे बहुत वादे करके किसी ने वोट ले ली हो तो क्या उसके खिलाफ कोर्ट जा सकते हो? नहीं। अगर वो एक भी वादा ना पूरा करे,
कानून व्यवस्था अपने लिए जैसे ये बीजेपी वाले कह रहे हैं 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, इनकी सरकार उत्तर प्रदेश में, वहां बहुत यहाँ से ज्यादा संख्या रहती, वहां क्यों नहीं दिलवा देते भाई? 900 रुपए हरियाणा में क्यों नहीं दिलवा देते? उत्तराखंड में क्यों नहीं दिलवा देते? मध्य प्रदेश में क्यों नहीं दिलवा देते? राजस्थान में क्यों नहीं दिलवा देते? क्योंकि चुनाव आपके यहाँ है, तो इसलिए आपके यहाँ 500 का सिलेंडर है, बाकी जगह चुनाव नहीं। जुमला है। मैं यही कह रहा हूँ, केजरीवाल जी ने कहा कि भाई कितने पैसे का 2500 तो पंजाब वाली सारी बहनें याद कर रही है कि हमारे 3 साल के पैसे दे दो। मैं समझा रहा हूँ कि अगर आप 100 रुपए का सामान खरीदते हैं तो सामान को ऐसे उठा के देखते हैं, उसकी एक्सपायरी डेट देखते हैं, उसमें माल पूरा है नहीं देखते हैं। लेकिन जब आप करोड़ों रुपए से कीमती वोट डालने जाते हो, एक बार नहीं सोचते जिसको वोट दे रहे हैं चुनाव के बाद ठंडा मिलेगा नहीं मिलेगा, आपके किसी मसले में आपके साथ खड़ा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आपके आवाज उठाएगा नहीं उठाएगा, इसको कहीं ढूंढ लोगे नहीं ढूंढ लोगे, या आपकी मदद करेगा नहीं करेगा। बस आंख बंद करके जाति धर्म के नाम पर वोट देके आते हो और फिर कहते हो बदलाव नहीं। तो बदलाव तब होगा जब पहले आप खुद को बदलोगे। इन झंडों के चक्कर को छोड़ो, इस बार 5 तारीख को जब वोट डालने जाओ, एक एक वोट आंखें खोल के, आंखें बंद करके नहीं, आंखें खोल के, क्योंकि अगर आंखें बंद की तो कोई और बटन दब जाएगा। आंखें खोल के सोच समझ के केतली का बटन दबा देना और अपनी समस्याओं की लड़ाई लड़ने की जिम्मेदारी मेरे और डॉक्टर नियाज साहब और आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के भरोसे छोड़ देना। फिर आप देखना, आपको पता लगेगा आपने क्या किया। जो 75 साल में नहीं कर पाए दिल्ली में, वो इस बार कर लेना, फिर आप देखना कि बदलाव होता है नहीं होता है। इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबका धन्यवाद करता हूं और आपसे कहना चाहता हूं, एक बार खड़े हो जाओ और मेरे साथ खड़े होके बताओ, नारा लगा के कि बताओ बदलाव चाहते हो नहीं चाहते हो? आज कम है मेरी ज्यादा, ऐसे उठाओ दोनों हाथ, मुट्ठी बंद करो, बदलाव बदलाव बताओ बदलाव चाहते हो नहीं चाहते हो? बदलाव की कीमत चुकानी पड़ेगी, चुका दोगे नहीं चुका दोगे? डॉक्टर साहब को वोट दे दोगे नहीं दे दोगे? इनकी मदद कर दोगे नहीं कर दोगे? केतली का बटन दबा दोगे नहीं दबा दोगे? अच्छा मेरे एक बार जल्दी नीचे बैठ जाओ अपनी जगह पर। ये तो बात थी वो जिससे आपकी बात मजबूत होगी। अब जीतने वाली बात सुन लो कि जीतेंगे कैसे। सुनना चाहते हो नहीं चाहते हो? जीतेंगे कैसे? आप भी सुन लो भाई जो पीछे बैठे हो। आप अपनी जेब में हाथ डालो, देखो क्या है जेब में, पैसे क्या है? पैसे देखो मोबाइल फोन होगा आपकी जेब में, जरा हाथ डालना देखना है या नहीं है? सर इस मोबाइल में, हर आदमी के मोबाइल में 100 से 200 300 नंबर है या नहीं है? भाई अगर कुछ चाहते हो तो कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी नहीं चाहिए पड़ेगी? हाँ जी चाहत कीमत मांगती है नहीं मांगती है? अगर चंद्रशेखर से प्यार है नहीं है पहले बताओ, तो प्यार की कीमत चुका दोगे नहीं चुका दोगे? तो फिर सुनो, आपके जेब में फोन है, आपकी रिश्तेदारियां होंगी किराड़ी में, है सर। आपके दोस्त होंगे, भाई होंगे, चाचा ताऊ मौसी बहन मासी बुआ फूफा और बहुत तमाम तरह की रिश्तेदारियां होंगी। अपने फोन का इस्तेमाल 1 घंटे चंद्रशेखर आजाद के लिए भी कर लेना। शाम के समय घंटा बैठ के सबको फोन करके कह देना कि किराड़ी में ना इधर देखना ना इधर देखना, सीधे केतली की तरफ देखना है, केतली को जिताना। कर दोगे नहीं कर दोगे? और सुनो, भाई की ससुराल होगी, भाभी का घर होगा, माई का उनका, बहन की ससुराल होगी, बहन की ससुराल होगी, बहन की ससुराल का परिवार होगा, बहुत सारी माएं बैठी हैं, बेटियों की बेटों की ससुराल रिश्तेदारों को भी कह देना। कह दोगे नहीं कह दोगे? जैसे हमारे यहाँ कहावत है, तोमर साहब सुनाओ क्या? नरेश साहब सुना दो क्या? सुना दो, सुना दीजिए। जैन साहब आते हैं, हमारे नेता जैन साहब हमारे यहाँ कहावत है कि प्रचार कैसे होना चाहिए। जहां दूसरी तरफ वो लोग टीवी में प्रचार करेंगे, रेडियो में करेंगे, बड़े बड़े बैनर लगाएंगे, तो आप कैसे प्रचार करोगे? तो हमारे यहाँ ऐसा कहते हैं कि भाई हर साला अपने साले को फोन करेगा। हर साला, सुन लो भाई आप भी सुन लो, इधर तो कई साले होंगे। हर साला अपने साले को फोन करेगा और अपने साले को कहेगा कि वो भी अपने साले को फोन करे और वो भी उसको आगे भी कहेगा कि अपने साले को फोन करे। और जब हर साले को फोन करेगा तो कोई साला नहीं बचेगा। जहां तक क्योंकि भाई रिश्तों में हम लोग जुड़े हुए हैं भाई सब एक दूसरे से, तो जब सारे सालों तक बात पहुंच जाएगी, यानी कि क्यों कहते ना सारी खुदाई एक तरफ, तो आप जानते हैं, इसको आप समझ लेना। मेरे लिए तो सभी परिवार के लोग हैं,
सर जिनका साला नहीं है तो हर जीजा भी दूसरे अपने जीजा को फोन कर ले और वो जीजा भी अपने जीजा को फोन कर ले, और जब सारे जीजा अपने सारे जीजा को फोन करेंगे तो कोई जीजा नहीं बचेगा जहां तक हमारी बात नहीं जाए। तो इस तरह से इस छोटे से मोबाइल का मेरी जेब में नहीं, इधर होगा मेरा फोन कहीं, इस मोबाइल से भी फायदा कर लेना, इस मोबाइल का भी फायदा उठा लेना। इंटरनेट चुपचाप से 250 रुपए, पहले 150 रुपए का था, फिर 199 का, फिर 249 का, फिर 299 का, और आज ही कराया मैंने हो गया 359 रुपए का। ऐसे जेब कट रही है, आपको खबर नहीं लग रही है। पेट्रोल के दाम 2 रुपए 4 रुपए, कभी हम 47 रुपए का लिया पेट्रोल, आप 100 पार, और डीजल 35-36 रुपए का, आज देखो 100 के करीब चढ़ गया है, और आता था 450 का सिलेंडर, अब 1100 रुपए चढ़ गया। कोई पूछने वाला नहीं है, सब पैसे वालों की कीर है। पूंजीपतियों को, व्यापारियों को, अडानी को, अंबानी को और बड़े बड़े पैसे वालों को पैसे वाला बनाना है, गरीबों की विजय भाई जेब काट लेंगे। ये बहुत मक्कार लोग बैठे। जी सर, बिल्कुल। बीजेपी वाले आम आदमी में चले गए, आम आदमी वाले कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस वाले आम आदमी में चले गए, आम आदमी वाले बीजेपी में चले, सब गंगा नहाए में, सब इसलिए मैं धर्म की राजनीति नहीं करता हूं, मुद्दों की राजनीति करता हूं। जब तक आपके आंसू नहीं सूखेंगे, आपकी गरीबी बेबसी दूर नहीं होगी, आपके घरों में सुख सुविधाएं नहीं आएगी, जब तक आपकी समस्या हल नहीं होगी, मैं वचन देके कहता हूं कि हम भी चैन की नींद नहीं सोएंगे, संघर्ष करते रहेंगे। और भाई नियाज जी, मैं इनसे भी आग्रह करूंगा, घर घर जाकर लोगों से अपील करो, हमने संघर्ष करके यही कमाया है। मेरे आज भी याद है, नए साल का यही महीना था, एक बच्ची को घसीटा गया था, यही पीछे सुल्तानपुरी पड़ता है, कोई पूछने वाला नहीं था। भीम आर्मी के लोग सुबह सुबह मौके पे पहुंचे थे, 11-12 किलोमीटर बच्ची को खींचा गया था और उसके परिवार के पास पहुंचे थे। मैं ऐलान करके गया था कि अभी चंद्रशेखर आया है, कुछ घंटों में चीफ मिनिस्टर भी आएगा और आके उनकी मांगे पूरी करेगा। ये ताकत पैदा की है संघर्ष करके। मेरे घर जाने से पहले चीफ मिनिस्टर का ट्वीट आ गया था कि हम इनकी मां का इलाज कराएंगे, इनकी मदद करेंगे, इतने पैसे देंगे, इस बेटी को की जो है न्यायिक जांच कराएंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, सोचो अगर चंद्रशेखर ना होता तो शायद आपकी आवाज पार्लियामेंट में उठाने वाला भी आज कोई नहीं। इसलिए अब ऐसे दोनों हाथ उठा के बताओ, मदद कर दोगे नहीं कर दोगे? चलो बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129 बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00065663। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।